Hello everyone, I am going to discuss about comparative approach and conflict approach. So let's begin with comparative approach. Comparative approach जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, इसमें तुलना होती है। आप किसी धर्म के बीच में, जाति के बीच में, समुदाय के बीच में या ट्राइबल कम्युनिटी के बीच में आप कंपैरिजन करके स्टडी जब करते हैं तो उसको कंपैरेटिव अप्रोच करते हैं। इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है, किसने किसने काम किया? दुर्खीम और वेवर का ज़्यादा इसमें काम फेमस है। दुर्खीम ने अपने आत्महत्या के सिद्धांत में, थ्योरी का जो सुसाइड का जो उनका सिद्धांत है उसमें उन्होंने कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव का यूज़ किया है और सबसे पहले नंबर पर दुर्खीम ही आते हैं। और नेक्स्ट आते हैं वेवर। वेवर ने जो धर्म का एनालिसिस किया था, 6 धर्मों का जो अध्ययन उन्होंने किया था, उसमें उन्होंने कंपैरेटिव एनालिसिस का यूज़ किया था, कंपैरेटिव अप्रोच का यूज़ किया था। तो यही दोनों इसमें आते हैं, इसलिए मैंने शॉर्टकट में मेंशन कर दिया कि आपसे अगर पूछें कंपैरेटिव अप्रोच में कौन कौन आता है तो दुर्खीम और वेवर हैं। दुर्खीम ने आत्महत्या के सिद्धांत में इसको यूज़ किया और वेवर ने धर्म के सिद्धांत में इसका यूज़ किया है। नेक्स्ट आते हैं कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच के बारे में बात करते हैं। तो जो हमारा प्रकार्यवादी, इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था प्रकार्यवादी अप्रोच, वो क्या करता था, ऊपर से नीचे की तरफ बात करता था। इसके जस्ट अपोजिट जो ये है कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच, वो क्या करता है, ये नीचे से लेकर ऊपर की तरफ बात करता है। नीचे का मतलब है जो व्यक्ति दबे कुचले रहते हैं, वो उनका कोई समाज में जो रूढ़िवादी माने जाते हैं, जो रिक्शा पुलर वगैरह होते हैं, उनसे लेकर ये समाज में जो वहाँ बैठे हुए सत्ता में जो सत्ता जिनके हाथ में होती है, उनके पास तक जाने की कोशिश करता है। तो ये नीचे से ऊपर की तरफ चलता है। कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच जो होता है वो नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, अगर पूछ ले तो, इसलिए मैंने ये ट्रिक बता दी। अब ये जो कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच है, इसको जैसे उसको कंजर्वेटिव अप्रोच बोलते थे, इसको क्या बोलते हैं, रेडिकल अप्रोच बोलते हैं। रेडिकल क्यों? क्योंकि ये जो बनी बनाई व्यवस्था है उसको उखाड़ फेंकने पे बल देता है, और अगर समाज में किसी व्यवस्था को फिर से स्थापित करने की अगर नीड पड़ती है तो उस पर ज़्यादा फोकस करता है, इसलिए इसको रेडिकल अप्रोच भी बोलते हैं। इसमें कौन कौन आते हैं, जैसे आपको इधर के तो पता है, हीगल, मार्क्स, सेमेल, डेरेनडार्फ, कोजर, कॉलिंग्स आते हैं। तो इन लोगों को हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। अभी जो जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ उनको हम डिस्कस यहाँ पे कर रहे हैं। तो हम देखते हैं इसमें सबसे मेन इम्पॉर्टेंट बात क्या है, एक प्रबल गुट होता है जिसमें कुछ लोग होते हैं सत्ताधारी जो बैठे होते हैं ऊंचे स्थान पर, और वो चाहते हैं, ये जो गुट है मिलके ये चाहते हैं कि ये समाज में व्यवस्था बनी रहे और हमेशा जो ऊपर लोग बैठे हैं वो राज करते रहें, और जो दबे कुचले लोग हैं उनको दबा कर रखें और उनसे अपना काम कराते रहें। ये लोग हमेशा ऐसी रणनीति बनाते रहते हैं कि समाज में ये व्यवस्था कायम रहे। तो प्रबल गुटों का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है सोसाइटी में, और ये समाज में ये जो व्यवस्था व्याप्त है उसको बनाए रखना चाहते हैं। इनकी वजह से ही समाज में कॉन्फ्लिक्ट होता है, क्योंकि जो दबे कुचले इंसान होते हैं उनको अपने राइट्स नहीं मिल पाते हैं, तो वो जब उनके अंदर कॉन्शियसनेस आती है तो अपने राइट्स को लेकर कॉन्फ्लिक्ट करते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे हम सबसे पहले डेरेनडार्फ की। डेरेनडार्फ का क्या है, डेरेनडार्फ ने मेनली फोकस किया है सत्ता संरचना पे, अथॉरिटी पे ज़्यादा इनका काम है। तो किसी भी क्वेश्चन में कॉन्फ्लिक्ट को लेकर अगर सत्ता शब्द आपको मिल जाता है तो वहाँ पे आंसर डेरेनडार्फ ही होगा। तो डेरेनडार्फ ने सत्ता संबंधों को लेकर सत्ता संरचना की बात की है, और इन्होंने 2 क्लास बताए हैं, जो कमांड क्लास और ओबे क्लास जिसको हम कह सकते हैं। कमांड क्लास का मतलब क्या है, जो आपको आदेश देगा, आदेश देने वाला, और ओबे क्लास का मतलब है उसका पालन करने वाला। तो ये दोनों क्लास इन्होंने दिए हैं। जो अभी हायर एजुकेशन में ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो कमांड क्लास और ओबे क्लास किसका है, डेरेनडार्फ का। ये कमांड किस बेस पे करेगा, क्योंकि इसके पास सत्ता है, ये अथॉरिटी है इसके पास कि ये अपने जो वर्कर्स क्लास हैं, ये वाला जो क्लास है, इसको अपना ऑर्डर दे और ये लोग इसका पालन करते हैं। तो इस तरह से 2 क्लास के बारे में बताया। नेक्स्ट आते हैं, इन्होंने 2 प्रकार की सोसाइटी भी बताई हैं। तो ये सोसाइटी है, इनकी सोसाइटी कौन कौन सी बताई हैं। पहली है कॉन्सेंसस सोसाइटी, जिसको हिंदी में हम मतैक समाज भी बोलते हैं, और दूसरी है हमारी कोर्सियन सोसाइटी, जिसको हम पीड़क समाज बोलते हैं। ये यही वाला समाज है जो पीड़ित समाज है, और इस समाज को इन्होंने आईसीए की जो कॉन्सेप्ट थी
उसको इन्होंने इस समाज को दिया है। अब वो पीड़क समाज को अगर पूछ ले ICA में कौन लोग आएंगे, तो ये आएंगे। इम्परेटिवली कोऑर्डिनेटेड एसोसिएशन, इसमें कौन होगा? अब वो पीड़क समाज जो था उसको इन्होंने ICA बोला है। ये सब हम बाद में डिस्कस करेंगे, आपको अच्छे से बताएंगे। अभी आपको ध्यान रहे कि ICA किस समाज को कहा गया, तो अब पीड़क समाज को ICA कहा गया था। और ये 2 टाइप हैं जो कि हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। सोसाइटी के टाइप डेहरनडाफ के अकॉर्डिंग है। इसके अलावा ये 2 टाइप हैं क्लास के जो पूछे जाते हैं, और सत्ता का इन्होंने सत्ता सिद्धांत दिया है डेहरनडाफ ने। अब आते हैं इन्होंने पावर को कहा है परमानेंट सोर्स है। जो शक्ति थी उसको परमानेंट सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। और ये इम्पॉर्टेंट यहाँ पे है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पावर को परमानेंट सोर्स किसने कहा है, तो वो है डेहरनडाफ। इसके अलावा इन्होंने बताया है कि जो समाज में इंस्टीट्यूशन होता है उसके क्या क्या रोल होते हैं, संस्था के रोल। तो उन्होंने कहा संस्था के 2 रोल होते हैं। पहले को ये कहते हैं रूलिंग क्लस्टर ऑफ रूल्स। रूलिंग ये यही लोग होंगे जो रूल करते हैं, और दूसरे रूल्ड क्लस्टर जो उसको आदेश का पालन करते हैं, जो उसको मानते हैं, वो हैं रूल्ड क्लस्टर ऑफ रूल्स। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रूलिंग क्लस्टर और रूल्ड क्लस्टर किसने दिया? डेहरनडाफ ने दिया है। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है ये कि टर्नल ने इनको क्या कहा है, तो इनकी थ्योरी को टर्नल ने कहा है डायलेक्टिव कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी। टर्नल ने सबकी थ्योरीज़ को कुछ ना कुछ बोला है, वो हम आपको बारी बारी बताते जाएंगे। अभी हम डेहरनडाफ को पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे आपको लर्न करना है डायलेक्टिव कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी। डेहरनडाफ की थ्योरी को किसने बोला है, तो टर्नल ने बोला है, डायलेक्टिव कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी बोला है। ये आप लर्न कर लीजिए। इसके अलावा इनकी बुक्स पे आते हैं तो क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी, ये तो बहुत ही कॉमन है, सबको पता होगी। कब पब्लिश हुई थी? 1959 में पब्लिश हुई थी, क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी। नेक्स्ट है सोसाइटी एंड डेमोक्रेसी इन जर्मनी। तो जर्मनी से आप कर सकते हैं, 1967 में पब्लिश हुई थी। उसके बाद आते हैं कॉन्फ्लिक्ट आफ्टर क्लास, 1975 में ये पब्लिश हुई थी। और द न्यू लिबर्टी, ये बुक थोड़ा इम्पोर्टेंट है क्योंकि लग रहा है पूछ सकता है। ये भी 1975 में पब्लिश हुई थी। तो 1975 में इनकी 2 बुक आई थी, न्यू लिबर्टी और कॉन्फ्लिक्ट आफ्टर क्लास। लास्ट है लाइफ चांसेस, ये तो आजकल काफ़ी पूछी जा रही है, वो है 1979 में पब्लिश हुई थी लाइफ चांसेस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक हैं, ये तो बहुत बार पूछी जा चुकी है, ये इंपॉर्टेंट है, आप इनको नोट कर लीजिए। तो डेहरनडाफ का बहुत शॉर्टकट में बताने की कोशिश की। उसके अलावा नीत्से हैं, इनका भी कॉन्फ्लिक्ट पे काम है, बहुत ही छोटा मैंने लिखा है ताकि आपको लर्न हो जाए। तो अगर विल ऑफ पावर की बात हो रही है, विल ऑफ पावर की बात कौन करता है कॉन्फ्लिक्ट में? नीत्से करते हैं विल ऑफ पावर। और इसमें ये बताते हैं कि 2 तरह की विल ऑफ पावर होती है। एक होती है स्वामी और एक होती है दास। स्वामी तो वही हो जाएगा जो आपके पास जो आपको ऑर्डर देगा, वो उसको स्वामी कहते हैं, और जो उसका पालन करेगा उसको दास कहेंगे। इसी आधार पे इन्होंने 2 प्रकार की मॉरलिटी बताई हैं, नैतिकता बताई हैं, स्वामी नैतिकता और दूसरा दास नैतिकता। एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे निकल के ये आता है, सुपरमैन का कॉन्सेप्ट किसका है? नीत्से का है। और सुपरमैन किसको कहा है? स्वामी को कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि ये मानते हैं जो स्वामी होता है उसके पास ऐसी एबिलिटी होती है, ऐसी कुशलता होती है, बुद्धि होती है, दिमाग होता है कि वो अपनी तरकीबों से, अपने आइडियाज़ से सुपरमैन बनता है। और वो उसमें ऐसी काबिलियत होती है कि जो भी उसके रूल को फॉलो ना करे उसको अपने पैरों से कुचल दे, ऐसा उन्होंने बोला है। तो उसके पास एबिलिटी होती है कि वो स्वामी बने, इसीलिए उसको उन्होंने सुपरमैन कहा है। तो सुपरमैन का कॉन्सेप्ट किसका है? नीत्से का। मॉरलिटी कौन कौन सी बताई हैं? स्वामी नैतिकता, दास नैतिकता। और कौन सा वो बात इनकी इम्पोर्टेंट क्या है? विल ऑफ पावर की दी है। अरविंदो घोष मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये नीत्से से प्रभावित थे। अरविंदो घोष इनसे प्रभावित थे। नीत्से से प्रभावित कौन था? अरविंदो घोष प्रभावित थे। तो मुझे लगता है ये दोनों आपको समझ में आ गया होगा। इंपॉर्टेंट है, टर्नर ने डायलेक्टिव कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी कहा है, कमांड क्लास है, ओबे क्लास है, रूलिंग क्लस्टर है, रूल्ड क्लस्टर है, और 2 प्रकार के समाज बताए हैं। ICA अब पीड़क समाज को कहा है, और
सत्ता संरचना यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। अभी हम इसमें पढ़ेंगे कोजर और कॉलिंग्स को, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। अभी तक के आप इसको समझ लीजिए, अगर कोई क्वेरी है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।